नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग बाय संजीव मावी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, करंट अफेयर। 19 से 20 करंट अफेयर हैं क्वेश्चंस, लेकिन हम उन क्वेश्चंस में से कितने आपको स्टैटिक जीके क्वेश्चन करा देते हैं वन लाइनर, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आना चाहिए कि हर क्वेश्चन को अगर हम करंट का लिख रहे हैं तो हर क्वेश्चन को करंट से जोड़ने के लिए आपको कुछ उनके फैक्ट स्टैटिक जीके यानी इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम तेजी से अपने आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान, द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा इथोपिया। मैं आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा, बहुत तेजी से चलूंगा और जो जो फैक्ट हैं वो मैं साइड में हट जाऊंगा, लिख लेना आप। इथोपिया, इथोपिया की अगर हम बात करें, एक तो हमें इसकी राजधानी पता होनी चाहिए। राजधानी क्या है? एक हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी मुद्रा पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला टॉपिक यूपी पुलिस और होमगार्ड जैसे कुछ हमारे जो यूपी की भर्तियां हैं उनमें बहुत फेमस है। दिल्ली पुलिस में भी पूछ लेता, मुद्रा राजधानी वगैरह पूछ सकता है। इसलिए आपको करंट से रिलेटेड सारी जितने भी देशों का अगर किसी का भी नाम आ जाए तो सारी राजधानी और मुद्रा पता होनी चाहिए। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है अबीस, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। और मुद्रा है इथियोपिया बिर। कम से कम ये दो फैक्ट तो आपको पता ही होने चाहिए। वैसे भी आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी को 33 से ज्यादा देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, फिलहाल 2026 के लिए हमें ये याद रखना है, द ग्रेट ऑनर निशान किस देश का है? तो ये इथोपिया का है। इथोपिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और इसकी मुद्रा है इथोपिया बिर। आगे चलते हैं, यहां पर भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो लिखा हुआ है तो मैं बस ऐसे ही दिखा देता हूं, फिर पीडीएफ आपको भेज दूंगा। इथोपिया है राजधानी अदीस अबाबा। इथोपिया की जो राजधानी है वो क्या है? अदीस अबाबा और मुद्रा है इथोपिया बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किसने ली? मुख्य सूचना आयुक्त की पद की शपथ किसने ली? आपको बताना है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यह आपको बताना है। तो मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन है? राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। देखो इसका जो पद आया है आरटीआई आई थी आपकी 2005। इसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त पद का मतलब पद आया था। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको मैं हटा देता हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आई थी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। बहुत बार पूछा गया है नियुक्ति। इसका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल, नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल है इसका 3 वर्ष या 65 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो आपका है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अगर हम बात करें,
पहले कौन था, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। मुख्य सूचना आयुक्त पद जो है राजकुमार गोयल बने हैं। इन्होंने हीरालाल समारिया का स्थान लिया है, यानी इससे पहले कौन थे, हमारे हीरालाल समारिया जी थे। हीरालाल समारिया जी का स्थान लिया है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत इसको बनाया गया था और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल क्या है इसका, 3 वर्ष या 65 वर्ष। आगे बढ़े। हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? आपको पता है भारत ने जीता। और भारत ऐसे जीतने वाली कौन से नंबर की टीम बनी है, चौथी टीम बनी है। चौथी टीम बनी है। चौथी टीम बनी है तो 3 टीम कौन सी हैं, 3 आपकी है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और एक है आपकी मिस्र। ये 3 देश हैं। चौथे नंबर पे भारत जीता है। कहां पर आयोजित हुए थे भैया, ये आयोजित जो हुए थे चेन्नई में हुए थे। आयोजित कहां पर हुए थे मैं बता ही देता हूं। आयोजित हुए थे आपके चेन्नई, भारत में। भारत ने जीता किसको हराकर, हांगकांग को हराकर। भारत चौथा देश ऐसा बन गया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मिस्र और चौथे नंबर पर भारत है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है और ज्यादा टीमों ने जीता भी नहीं है और भारत इसका विजेता बहुत जल्दी बन गया है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट है? कोपरा जलाशय किस राज्य की रामसर साइट, पहली रामसर साइट है? पहली रामसर साइट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कोपरा जलाशय जो है ये छत्तीसगढ़ की है और इसको पहली यानी उस राज्य की यानी छत्तीसगढ़ के राज्य की पहली रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं कुल हमारे यहां पर कितनी रामसर साइट है, 100 रामसर साइट है। कुल कितनी साइट है हमारे यहां रामसर साइट 100 हैं। 100 रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में 12 हैं। 12 है तो 11 कौन सा है, 12 कौन सा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए। 11वीं आपकी बनी थी एटा, मेन एटा वाली जो बनी थी पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में। और 12वीं आपकी बनी थी ये अलीगढ़ में सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये आपकी बनी थी अलीगढ़ में। ठीक है, वर्तमान में 100 हैं। सबसे ज्यादा राज्य जहां पर रामसर साइट है वो है आपका तमिलनाडु 20। और भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है वो भी आपको याद रखना, चिल्का झील भुवनेश्वर। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा। यहां पर सारी पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हुए हैं। कोपरा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, भारत की पहली रामसर साइट 2 जोड़ी गई थी, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कितनी रामसर साइट है, 100 है। सबसे नवीनतम 100वीं यही है, कोपरा जलाशय। भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तमिलनाडु में है। कितनी है, 20 है। और वर्तमान में यूपी के अंदर 12 रामसर स्थल है। यानी अगर मैं बात करूं 11वें की पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है और 12वां है सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहां से लॉन्च किया गया था? हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहां से लॉन्च किया गया था? हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहां से लॉन्च किया गया था? यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लॉन्च किया गया था और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट पर इसका उद्घाटन किया था। नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, यहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत कौन सी है, वाराणसी है। वाराणसी के नमो घाट पर लॉन्च किया गया था। और कौन सी कंपनी ने इसको, स्वदेशी कंपनी ने बनाया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना कहां पर हुई, स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और इसका मुख्यालय आपको याद रखना कोच्चि केरल में है। आपने एक नाम सुना होगा बहुत ही फेमस, INS विक्रांत। INS विक्रांत जो हमारा पोत है वो भी किसने बनाया था, वो भी आपका इसी ने बनाया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, आप ये ध्यान रखना, देखो ये पूछ सकता है कि कहां पर है, कहां पर बनाता है हाइड्रोजन फ्यूल वाला ये जो है
कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था? तो ये वाराणसी के नमो घाट पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, उत्तर प्रदेश के एग्जामों में आ सकता है। किस कंपनी ने बनाया था? तो ये आपको ध्यान रखना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का 1972 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोच्चि, केरल में ही है। और INS विक्रांत भी इसी कंपनी ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसने जीता था? बताइए किसने जीता था? तो ये जीता था सुप्रिया साहू ने। किसने जीता था? सुप्रिया साहू ने जीता था। यहां पर मैं कुछ इनके पॉइंट लाया हूं, ये पॉइंट आपको एज इट इज बिल्कुल याद होने चाहिए। देखो, UNEP की शुरुआत 2005 में हुई थी, 2025 चल रहा, 2005 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और सुप्रिया साहू जो IAS अधिकारी हैं, इनको आपको क्या मिला था? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था यूनेप का, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। इसीलिए हम 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और महत्वपूर्ण दिवस आपको कुछ होने भी चाहिए याद, जैसे 22 मार्च आपको पता होना चाहिए। 22 मार्च को होता है आपका जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। और 22 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, आगे बढ़ूं। PDF में भेज दूंगा, उतार लेना बाद में। ठीक है, आप बाद में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 19 करा देता हूं, 18-19 क्वेश्चन। उसके बाद फिर जब भी क्लास चलेगी आगे जब करा दूंगा। हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त संस्कृत विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया? आपको पता होनी चाहिए, दीपावली। दीपावली जो है हमारे यहाँ की 16वें नंबर की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो चुका है। 16वें नंबर का फेस्टिवल दीपावली। ठीक है, यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त संस्कृति विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में कौन शामिल हो गया? दीपावली हो गया है। यह भारत के 16वें नंबर की है। अगर 16वें नंबर की है तो 15वीं भी आपको पता होनी चाहिए, गरबा गुजरात 2023। 14वें नंबर की आपको पता होनी चाहिए, दुर्गा पूजा कोलकाता। 14, 15, 16 दोनों, 14, 15, 16। 14 पे है दुर्गा पूजा, 15 पे है गरबा और 16 पे है दीपावली। ठीक है, 2025, 23 और ये है आपका 2021। 2008 में सबसे पहले जोड़ा गया था। एक तो संस्कृत के थिएटर कुटियाट्टम, रामलीला और वैदिक जप की परंपरा को सबसे पहले शामिल किया गया था। अब यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। हमने संस्कृत धरोहर तो बात कर ली, संस्कृत धरोहर में 16 हो गए हैं। 16वें नंबर की दीपावली है और 15वें नंबर का आपका गरबा है और 14वें नंबर का आपका क्या है? 15वें नंबर का गरबा है और 14वें नंबर का आपका क्या है? दुर्गा पूजा है कोलकाता। ठीक है, अब वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल ऐसे हैं जो विश्व धरोहर यूनेस्को की इसमें सूची में शामिल है? तो 44 हो गए हैं, आपको पता है 44 हो गए हैं। 44वां आपसे पूछ सकता है, 44 सबसे नवीनतम है, जो कि मराठा सैन्य किला आपको जोड़ा गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, 43वां अगर आपसे पूछे, 43वां क्या है? मोयदाम। मोयदाम क्या है? अहोम राजवंश की कब्रें हैं, उनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, 42वां क्या है? होयसल के पवित्र मंदिर, ये कहां पर है? कर्नाटक। ये आपको तीनों ही पता होने चाहिए। और साथ में 44 जब हो गए हैं तो आपको एक ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि सबसे पहला विरासत स्थल कौन सा जोड़ा गया था भारत के? 4 जोड़े गए थे और 2 महाराष्ट्र से थे और 2 उत्तर प्रदेश से थे, यानी ये भी आपको पता होनी चाहिए। 1983 में भारत में पहली बार यूनेस्को द्वारा 4 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। ठीक है, बढ़ूं आगे। चारों पॉइंट लिख लिए, हट जाता हूं, लिख लो। बस एक बार आप ऐसे ही देख लो। ठीक है, PDF में भेज दूंगा, वीडियो में आप देख लेना। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th ओवर ए क्वांटिटी ऑफ स्टोरीज का संबंध किससे है? ठीक है,
तो इसका संबंध है सलमान रुश्दी से। सलमान रुश्दी की ना बहुत इंपॉर्टेंट किताब है एक, जो बार बार पूछी जाती है, मिड नाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन ही क्यों याद की जाती है? क्योंकि इसे ना बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है इस पुस्तक को। तो मिडनाइट चिल्ड्रन भी सलमान रुश्दी की है। सलमान रुश्दी है द 11th ओवर ए क्वांटिटी ऑफ स्टोरीज, सलमान रुश्दी। मिडनाइट जो चिल्ड्रन है वो भी इनकी है, और एक विक्ट्री सिटी ये भी। और इसको क्या मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था मिडनाइट वाली को। इनको क्या मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था। याद तो मुझे है नहीं कब मिला था, 1881 में मिला था, ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है। हाल ही में पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? अब जब इसका नाम ही आ गया पांचवों खेलो इंडिया गेम्स, सबसे पहले पांचवें खेलो इंडिया गेम्स की अगर बात करें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है। किसको हराकर बनी है भैया? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को हराकर बनी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कहां पर हुए थे, राजस्थान जयपुर में हुए थे, और इनका जो शुभंकर था वो था खम्मा और घाणी। खम्मा और घाणी बोलते हैं राजस्थान में, खम्मा घाणी, तो खम्मा और घाणी इसका क्या था? शुभंकर था। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लगातार दूसरी बार जीती चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आयोजित कहां पर हुए? जयपुर में। उपविजेता कौन है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। शुभंकर क्या है? खम्मा और घाणी। 2020 में पहली बार हुए थे भुवनेश्वर उड़ीसा में। और कौन कराता है इनको? युवा मामले और खेल मंत्रालय इनको कराता है। और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है भैया? डॉक्टर मनसुख मांडविया आपके खेल मंत्री हैं। ठीक है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिलोस एग्रीमेंट किया था? भैया रिलोस एग्रीमेंट क्या होता है? रिलोस एग्रीमेंट ये होता है कि हमारे देश की जो सेना है वो दूसरे देश में जा सकती है, और जिस देश से हमने समझौता किया है उस देश की सेना हमारे यहाँ पर आ सकती है एक तरीके से प्रैक्टिस करने। जो हम उनके उसको युद्ध स्थल को यूज में ला सकते हैं, और हम वो हमारे युद्ध स्थल को यूज में ला सकते हैं। तो पहली बात तो रिलोस है, तो रिलोस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और आर से याद आ जाएगा आपको रूस, यानी रिलोस समझौता हमने किससे किया था? रूस से किया था। और इसका रिलोस का पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी इसका पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक सपोर्ट। यह एक रक्षा समझौता है। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के देश में ठिकानों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, जैसे मैं आपको बता रहा था। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, किस देश से समझौता हुआ और कौन सा एग्रीमेंट है? रिलोस एग्रीमेंट है। और ये किससे से हुआ? रूस से। आर से रिलोस और आर से रूस। हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में भैया, 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम फीडा रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता? तो भैया ये जीता था सरवग कुशवाहा ने। सरवग कुशवाहा कहाँ के हैं ये याद रखना, एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के सागर जिले के, सागर जिले के हैं। ठीक है। इन्होंने मात्र कौन यहाँ पे देख लेते हैं, दुनिया की सबसे कम उम्र में फीडा रेटेड शतरंज खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? सरवग सिंह कुशवाहा ने जीता। 3 साल 7 महीनों और 20 दिन की उम्र में आधिकारिक फीडा रैपिड रेटिंग 1572 हासिल करके यह इतिहास इन्होंने क्या कर दिया? रच दिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं। और इससे पहले भी ऐसी बात नहीं है 3 साल का बच्चा, इससे पहले भी था। वो पश्चिम बंगाल का था, जिसका नाम था अनीश सरकार। अनीश सरकार जो थे वो पश्चिम बंगाल के थे। केवल 1 महीने का अंतर है, 3 साल 8 महीने हैं और ये 3 साल 7 महीने हैं। तो 1 महीने का अंतर है, लगभग ये 20 दिन है, 19 दिन है, लगभग 1 महीने के अंतर से ये बन गए हैं आप सबसे युवा या सबसे कम उम्र में, दुनिया के सबसे कम उम्र में फीडा रेटेड शतरंज खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सरवग सिंह कुशवाहा। ठीक है। हाल ही में भैया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? तो इसका आंसर आ जाएगा रेस बजट। रेस बजट मतलब क्या है कि आपको पता, सोशल मीडिया वगैरह पे लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसी पोस्ट डाली जाती है जो लोग रीपोस्ट करें या एक दूसरे से शेयर करें, तो इस वर्ड को हम बोलते हैं गुस्सा दिलाना, यानी रेस बेट।
यानी हम सोशल मीडिया पे इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बेट को वर्ष 2025 का आधिकारिक वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और पिछले वर्ष में अगर हम बात करें ब्रेन रोट है। और रेज बेट क्या होता है? ऐसी ऑनलाइन सामग्री जो जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाकर उनकी प्रतिक्रियाएं बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। भैया अगर किसी को गुस्सा आएगा तो वो शेयर करेगा ही करेगा, कमेंट भी जरूर करेगा, कमेंट चाहे कुछ भी करे वो, ठीक है। लेकिन जब हम किसी को सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट हमें दिखती है कि जातिवाद किया कुछ भी, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेज बेट, ठीक है, गुस्सा दिलाना एक तरीके से। हाल ही में चर्चा में रहा भैया सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेवा तीर्थ का संबंध किससे है भैया? पीएम ऑफिस से, ठीक है। सेवा तीर्थ, पीएम ऑफिस का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया? सेवा तीर्थ कर दिया। यहां पर है सेवा तीर्थ का संबंध भारत के नए प्रधानमंत्री पीएम परिसर से है। अब यहां पर देखो कुछ फैक्ट भी हैं। राजभवन, इस राजभवन को कर दिया है लोक भवन। राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? लोक भवन। ऐसी केंद्र शासित प्रदेशों में होता है राजनिवास, इस राजनिवास को कर दिया है लोक निवास। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पहले थी 33+1, अब हो गई है 37+1। सुप्रीम राष्ट्रपति भवन परिसर में मुगल गार्डन था, इस मुगल गार्डन का नाम क्या रख दिया? अमृत उद्यान रख दिया। ये सारे फैक्ट एग्जाम में भाई एज इट इज आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। इसीलिए करंट से स्टैटिक जीके को जोड़ना बहुत जरूरी है। आपको आना चाहिए कि अगर भाई एक क्वेश्चन यूनेस्को का आ गया तो यूनेस्को का इतिहास पीछे का आपको रिवीजन होना चाहिए, कितने स्थल है। रामसर साइट का क्वेश्चन आ गया तो रामसर साइट। खेलो इंडिया यूथ गेम का आ गया तो भैया खेलो इंडिया यूथ गेम कब स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले कहाँ हुए थे, कहाँ किसने जीता था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन से नंबर का गेम है, शुभंकर क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता था? तो भैया ये जीता था रजत पदक। हार गई थी, भारत हार गई थी फाइनल में, 1-0 से हार गई थी। और 1-0 से किससे हारी थी? बेल्जियम से हारी थी। यानी विजेता कौन बना? बेल्जियम। बेल्जियम जीतने के बाद स्वर्ण पदक बेल्जियम को मिला था और भारत से फाइनल में हारने के बाद भारत को मिला था रजत पदक मिला था। यह सुल्तान जो है ये हॉकी टीम की खिलाड़ी के लिए, मतलब आपको याद होना चाहिए सुल्तान अजलान जो कप होता है ये कौन से खेल से रिलेटेड है? ये है आपका हॉकी से, ठीक है। हार के साथ भारतीय टीम उपविजेता रही, रजत पदक मिला इन्हें, ठीक है। और बाकी ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? भैया मलेशिया के इपो में, ठीक है। 3 पॉइंट आपको याद रखना। सुल्तान अजलान जो कप है किस खेल से संबंधित है? हॉकी। कहां पर हुआ था? मलेशिया से। विजेता कौन बनी? बेल्जियम। और भारत उपविजेता, रजत मिला, बेल्जियम को स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। बताइए। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरन का 14वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ? यह आपको बताना है, बताइए। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरन का 14वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ? ठीक है, देखो एक तो ये पता होना चाहिए जो इक्वेरन है ये किस किस देश के बीच होता है? ये होता है आपका भारत और मालदीव के बीच, ठीक है। और ये हुआ था केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे युद्ध अभ्यास हैं, लेकिन मैं आपके सामने मेन युद्ध अभ्यास जो आपको पता ही होने चाहिए, बिल्कुल क्रीम युद्ध अभ्यास है, वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कौन कौन से, ठीक है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ था, ठीक है। अब यहां पर इक्वेरिन आपको पता होना चाहिए भारत और मालदीव के बीच। ऐसी मालाबार आपको पता होना चाहिए। मालाबार जो होता है वो 4 देशों के बीच होता है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समुद्री रक्षा को बढ़ावा देने के लिए चारों युद्ध अभ्यास करते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंद्र की अगर हम बात करें, इंद्र जो होता है वो भारत और रूस के बीच होता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? इंद्र, भैया इंद्र देवता है। इंद्र देवता क्या हो गए? रूस गए। बारिश नहीं पड़ रही तो भैया जब रूस गए तो इंद्र से रूस यानी भारत और रूस। वरुण, गरुड़,
शक्ति, वरुण, गरुड़, शक्ति, ये तीनों अलग अलग है। वरुण युद्ध अभ्यास, गरुड़ युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच है। वरुण, गरुड़ और शक्ति, ठीक है। वरुण और गरुड़ की शक्ति जो है वो एक तरह से इंद्र के सामने फंस गई। ऐसे मत याद करो कुछ भी, मतलब अपने रिलेटेड कुछ भी बना के याद कर लो यार। वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों जो युद्ध अभ्यास हैं ये कहाँ के हैं? भारत और फ्रांस के बीच। मित्र, भैया मित्र कौन बना था? लंका में जाके विभीषण बना था। तो मित्र से याद रखो विभीषण, और विभीषण कहाँ का था? श्रीलंका का था। तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका का मित्र शक्ति। सूर्य किरण, भैया सूर्य किरण बात करें नेपाल, नेपाल में पहाड़ है और पहाड़ के पीछे से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। तो पहाड़ सबसे ज्यादा वहां पे नेपाल में ही है, तो इसलिए भैया वहां पर याद आ जाएगा आपको सूर्य किरण। सूर्य किरण यानी सबसे पहले किरण कहाँ पे पड़ेगी? नेपाल में पड़ेगी जब सूरज निकलेगा। तो भारत और नेपाल के बीच। संप्रीति, भैया संप्रीति बांग्लादेश, संप्रीति बांग्लादेश। ये आपको सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्क्रीन ऑफ यूथ, भैया ये फिल्म आई है एक स्क्रीन ऑफ यूथ, और इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिल गया। भैया भारत का गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला, तो इसका संबंध किस देश से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आपको पता है ये इंडियन फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल जो होता है ये हर साल गोवा में होता है, यहीं पर आपका गोवा में होता है। और इस बार यहाँ पर जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला, जो मिलता है सबसे बड़ा जो फिल्म इसका आईफा का अवार्ड है स्क्रीन ऑफ यूथ, वो कौन से देश का है? भैया वो फिल्म जो है वियतनाम की थी। कहाँ की थी? वियतनाम की थी। वियतनाम है ये रहा स्क्रीन ऑफ यूथ और वियतनाम, ठीक है। महोत्सव 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, पुरस्कार क्या है? गोल्डन पिकॉक है। स्क्रीन ऑफ यूथ है, किस देश की है? वियतनाम की है। निर्देशक कौन है? एश माय फेयर। स्थान कहां पर होता है? हर साल गोवा में ही होता है, ठीक है, हर साल गोवा में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ठीक है, श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया? तो भैया ये किया गया आपका ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु जो है, चक्रवात आया था यहाँ पे श्रीलंका में, यहाँ पर इनको मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इस ऑपरेशन को भारत ने चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु। एक ऑपरेशन इंद्रावती है। भैया इंद्रावती आपको पता है हैती में भूकंप आया था, हैती में भारतीयों को निकालने के लिए लाए थे। और ऑपरेशन सिंधु क्या है? ईरान और इजराइल संघर्ष क्षेत्र में लोगों को बचाने के लिए, ईरान इजराइल संघर्ष क्षेत्र में लोगों को बचाने के लिए। 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हाल ही में 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होनी चाहिए भैया, ये हैं आपके जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, ठीक है। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। यहां पर थल सेना आपको पता होनी चाहिए, थल सेना है आपके जनरल उपेंद्र तिवारी और उपेंद्र द्विवेदी, सॉरी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना है आपके एयर चीफ मार्शल, और नौसेना के हैं भैया एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, और नौसेना के हैं भैया कृष्ण स्वामीनाथन एडमिरल, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। थल सेना में सबसे बड़ा जो पद होता है वो जनरल का होता है। वायुसेना में सबसे बड़ा पद जो होता है एयर चीफ मार्शल का होता है। और नौसेना में सबसे बड़ा पद जो होता है वो एडमिरल का होता है। विश्व ध्यान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भैया इसका आंसर है 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 दिसंबर को मनाया गया, 21 दिसंबर को मनाया गया। इसके साथ आपको ये सारे जनवरी के, ये लास्ट है बस, जनवरी माह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो सीक्वेंस में लिखते हैं, 9 आपको याद होना चाहिए, 9 जनवरी प्रवासीय भारतीय दिवस, NRI डे। यानी इस दिन क्या हुआ था कि गांधी जी क्या अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है। 9 जनवरी 1916 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है।
उसके बाद 9 के बाद आपको याद रखना 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। उसके बाद 12 के बाद 15, 15 को क्या होता है, राष्ट्रीय थल सेना दिवस, अभी हमने पढ़ा था भारतीय सेना दिवस। उसके बाद अगर हम बात करें 9, 12, 15, 15 के बाद आ जाओ आप 24 पर। 24 में आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, बालिकाओं के अधिकार के लिए। 25 में क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, चुनाव प्रक्रिया में जागरूकता लाने के लिए। और 26 जनवरी में क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी में क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब जब भी क्लास होगी इससे आगे क्वेश्चन कराऊंगा 19। आशा करता हूं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं पीडीएफ आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।